नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। भारत में जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, अब वो आंदोलन करने को मजबूर है। सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी निकलकर सामने आ रही है। मंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है और दूसरी तरफ जुडिशरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो एनसीईआरटी का जो पूरा मामला था, जिसमें एक चैप्टर छाप दिया गया था, उस पर कहा गया जज साहब की तरफ से कि आप निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि कोई पवित्र गाय नहीं है जज। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हर संस्था का जो पहिया है वो रुका हुआ नजर क्यों आ रहा है। क्यों हम विकास के नाम पर इस तरह की चीजें देख पा रहे हैं। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम दर्शकों से प्रार्थना करते हैं कि कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें। हमारी हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट पढ़ने से, और बोलने के लिए एक हौसला जागता है। तो जी उस सिलसिले को बनाए रखें जी। बिल्कुल। सर, इस देश के भविष्य को लेकर जो फैसला सरकारों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं, और ये जो अविश्वास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर हंगामा हो रहा है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब कहा तो ये जाता है किसी देश का अगर भविष्य बनाना हो तो वहां की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करें, लेकिन यहां अगर शिक्षा प्रणाली ही कमजोर हो रही है तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। क्या समझे हम। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये पिछले कुछ सालों से देखें तो शिक्षा के स्तर में गिरावट लगातार जारी है। कई सालों से पर्चे लीक, परीक्षा में हेराफेरी। अभी कई वीडियो हमने देखे कि किसी परीक्षा सेंटर पे बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं, मोबाइल से क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी सामने आती है, क्योंकि ये सरकार जो है ये शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान ना देके दूसरे धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और ये समझती है कि इनका जो सियासी हित है वो उसी में जाता है। शायद ये सोचते हुए शिक्षा का स्तर गिरा रही है सरकार। मैं तो सीधे सीधे ये कहता हूं, आप देखिए ये युवा अगर इस तरह से परीक्षाओं में पास होंगे, बार बार इनके पर्चे लीक होंगे, परीक्षाओं में हेराफेरी होगी, फिर जब ये नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे वहां हेराफेरी होगी, कहीं लेन देन होंगे, और वो जब किसी पद पे जाएंगे तो क्या मानसिकता उनकी होगी। ये 17 साल के, 19 साल के, 22 साल के युवा हैं जो, और देश के लिए लंबा समय इनको काम करना है। तो ये किस मानसिकता से काम करेंगे, क्या इसकी चिंता किसी को है। और इनके जो है जैसे हम कभी सोचते थे झांसी की रानी के बारे में, नेता सुभाष के बारे में, भगत सिंह के बारे में, कि हम देश सेवा करेंगे और ये हमारे आदर्श हैं। क्या आज के युवा के आदर्श भी यही हैं, या कौन है इनके आदर्श जिन्होंने झांसी की रानी की मुखबरी की थी, जिन्होंने गद्दारी की थी देश के लिए। ऐसे कौन लोग हैं। अगर ये इस तरह की चीजें चल रही हैं देश में तो युवा क्या करेगा, युवाओं का भविष्य कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम एक अच्छी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और इतना बड़ा मंत्रालय चला रहे हैं, और एक भारत के लेवल की, केंद्र के लेवल की इतनी बड़ी एजेंसी बना के बैठे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए बना के बैठे हैं। और हम गुहार लगा रहे हैं जाके सेना से, एयरफोर्स से, वायुसेना से कि आइए भैया हमारी परीक्षा करा दीजिए। तो क्या सरकार मान रही है कि उनका फेलियर है। अगर सरकार मान रही है उनका फेलियर है और उनके बस का नहीं है, और सरकार ने सरेंडर कर दिया है, तो काहे को फिर ये शिक्षा मंत्रालय का ढोंग आप कर रहे हैं। काहे को आप एनटीए और दूसरी एजेंसियां बना के बैठे हुए हैं। सही बात। आप निजी निजी संस्थाओं को ठेका देते हैं और उस ठेके में हेरा फेरी होती है। हर बार का यही रोना, यही झगड़ा चलता रहता है, और आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही ये समस्या खत्म होती है फिर कह देते हैं अगले साल देखेंगे, और अगले साल वही ढाक के 3 बार। क्या पहली बार पर्चा लीक हुआ है। ये तो हमेशा हो रहा है कई साल से। तो आप क्या करते हैं।
शिक्षा मंत्री बेशरम होकर अपने पद पर बैठे हैं, लगातार युवा मोर्चे निकाल रहे हैं, उनके रिजाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बेशर्मी से बैठे हुए हैं। हद हो गई। कल तो मसाल लेके उनके गृह राज्य में ही मोर्चे निकले हैं, लेकिन मंत्री जी सफाई दे रहे हैं कि हम तो एयरफोर्स ले आएंगे। एयरफोर्स जब शायद अगर एयरफोर्स से कोई गलती हो जाए और एयरफोर्स ना करा पाए, फिर ये ट्रंप के सामने भी गुहार लगा सकते हैं कि साहब अपनी फोर्स भेज दीजिए हमारे यहाँ परीक्षा करा। ये तो दिन आ गए और विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। ये दुर्भाग्य है देश के युवाओं का, छात्रों का, कि हम एक ढंग की परीक्षा भी उनकी नहीं ले पा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? अब आपने कह दिया कि 21 जून को दोबारा से परीक्षा होगी, क्या वो मानसिकता होती है बच्चे की दोबारा परीक्षा देने की? आप बड़ा एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर कि उससे फीस नहीं लेंगे, उससे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। बहुत बड़ा एहसान उसके ऊपर आप कर देंगे। कितनी तकलीफें होती हैं परीक्षा देने में, ये वही समझ सकता है, उसका परिवार समझ सकता है जो इससे गुजरे हैं। और वो कहां से आएंगे जो आत्महत्या कर चुके हैं इस बीच में? वो कहां से आएंगे जिनको प्रताड़ना हुई है? उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सारी चीजें देख के युवा कहीं ना कहीं जो है परेशान है, और वो इसीलिए सड़कों पे उतरा हुआ है। जी, ये सब परिस्थितियां तब हैं सर जब 12 साल की केंद्र की सरकार हो गई है। मतलब 12 साल से सरकार अपना कामकाज अपने तरीके से कर रही है, फिर ये हाल है कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और इसके लिए किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, जो भी पदों पर लोग बैठे हैं। और इस बीच जो है एयरफोर्स की एंट्री करवा दी जाएगी, तमाम चीजें कह दी जाएंगी। मतलब जैसे कोर्ट ने कहा था ना एसआईआर के मामले में कि ठीक है अगली बार 27 लाख लोग वोट डाल लेंगे तो पेपर भी बच्चे अगले साल दे लेंगे, क्या ही जा रहा है, किसी का क्या ही नुकसान हो रहा है, इस देश में किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? नेताजी को फर्क पड़ रहा है क्या? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हर कोई जानता है। देखिए हिमांशु जी, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको घेरने का काम आप कर रहे हैं। आपने स्क्रिप्ट लिख के दे दी है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो दूसरी एनटीए के लोग हो, सबको स्क्रिप्ट लेके दे दी है कि आप इस तरह से बोलिए, इस तरह से मीडिया को जवाब दीजिए अगर कोई पूछता है। पहली बात तो आप मीडिया को जवाब देते ही नहीं है, अगर देना भी पड़े तो ये बोलना है और गलतियां टाल देनी है और राहुल गांधी को घेर लेना है। क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका फर्ज बनता है सवाल उठाना, वो सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसमें राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो राजनेता है, तो राजनीति तो करेंगे वो, या धर्म कार्य करेंगे वो, या किसी मठ में बैठ जाए जाके, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। तो युवा क्या करे, विद्यार्थी क्या करे, छात्र क्या करें? तो इनके सवाल कौन पूछे? अगर कोई दूसरा सवाल पूछेगा आप उसको देशद्रोही और देश विरोधी बनाएंगे। तो हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई सवाल भी पूछेगा और कोई इस तरह की बात भी करेगा, तो चाहे वो मीडिया हो जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों, उसी को घेरने का काम करेंगे जो सवाल उठाएगा। इसलिए इनका कहना यह है कि सवाल मत उठाइए और जैसे मामला चल रहा है चलते रहने दीजिए। लेकिन क्या हम क्या टैलेंट पैदा कर रहे हैं, क्या भविष्य बना रहे हैं हम बच्चों का? वो जो बच्चे आएंगे वो भविष्य में वैज्ञानिक भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, नेता भी बनेंगे, अध्यापक भी बनेंगे। तो उनकी क्या मानसिकता होगी, क्या वो पढ़ाएंगे, क्या वो काम करेंगे देश के लिए? हमें इस पे गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमने इस पे नहीं सोचा तो बहुत बड़ा नुकसान देश का और संस्कृति का होगा, जिसका नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो संभलेगा नहीं, और फिर जो है हमारी बदनामी विदेशों में भी होगी। आज विदेशों में हमारा ये माना जाता है कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, हम कैसे भी हों, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट पश्चिमी देशों में भारत के हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनियां हो, वहां पे जितने प्रोफेशनल हैं भारत से गए हुए हैं। तो भारत का अपना एक नाम है, और इस तरह की अगर बातें होती हैं तो भारत की बदनामी विदेशों में होगी कि ये जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या करेंगे? तो बाहर से भी बच्चों को धकेलना, खदेड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम किस तरफ भारत को ले जा रहे हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा, एक और चीज हुई है सर, वो न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। न्यायपालिका, वही न्यायपालिका जो कह रही थी कि 27 लाख लोगों को कोई वोट देने का कोई, ठीक है अगली बार दे लीजिएगा, और एसआईआर को उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अब किसी चीज के लिए जवाबदेह नहीं है कि भाई जिन लोगों को, जो लोग वैलिड थे या नहीं थे, वो मतलब अब किसी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं। मामला ये है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है, जज कोई पवित्र गाय जैसे नहीं है। एक फिल्म थी जिसमें घूस लेते हुए एक जज को दिखाया गया था, उस फिल्म को बैन करने के लिए याचिका डाली गई थी, जिसमें जज साहब ये कह रहे हैं कि कोई जज अगर देखें तो वो पवित्र गाय की तरह नहीं है, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। लेकिन एनसीईआरटी वाला मामला आप देखिएगा तो एनसीईआरटी वाले मामले में जब किताबों में छपवा दिया गया था एक चैप्टर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर, तो फिर वहां तो कहा गया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, हमारे ऊपर कैसे, हमारी निष्ठा पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। और यहाँ पर जज साहब खुद ही कह रहे हैं कोई गाय जैसे थोड़ी ना है जज, तो किसकी बात सही माने सर? नहीं, देखिए हिमांशु, जिस प्रकार से कुछ संस्थाएं हैं और न्यायपालिका है, न्यायपालिका का अपना एक सम्मान है, और न्यायपालिका सबसे सब जो है इस तरह की एक संस्थाएं बनी हुई हैं। अगर कोई भी आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगते हैं और संस्था की इमेज खराब होती है, तो उससे संस्था के उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती है। तो उस स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए कई बार इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो जो एनसीईआरटी की किताब में एक चैप्टर ले आए थे, उससे तो कहीं से मैं भी सहमत नहीं हूं कि हम किताबों में पढ़ाने लगे। आप किताबों में क्यों पढ़ाएंगे इस तरह की चीजें, उस पर तो मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात पर सहमत हूं कि न्यायपालिका चाहे छोटी अदालत हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, भ्रष्टाचार तो सब जगह है। भ्रष्टाचार है, वो आपके फैसलों में दिखता है। आप क्या इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे कि एक जज रिटायर होता है और अगले दिन वो एक विशेष पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी पद पे जाके बैठ जाता है, तो ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार है, दिखाई दे रहा है आपको। जबकि जज को तो ये माना जाता है कि उनका प्रोटोकॉल बहुत हाई होता है। पहली बात तो उनको किसी सियासी दल के साथ जाना ही नहीं चाहिए, और अगर जाते भी हैं तो एक अफसरों के लिए भी कूलिंग पीरियड है कि भाई आपको इतने साल तक किसी के साथ जाना नहीं है, कहीं ज्वाइन नहीं करना है। तो 2 साल 4 साल के बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं, किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं, किसी और कहीं भी जुड़ते हैं, तो कम से कम ये होता है कि भाई पुरानी बात हो गई, पहले जज थे आज जज नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में वीआरएस लेके या तुरंत छोड़ के ज्वाइन करते हैं, तो ये जताता है कि आपने कहीं ना कहीं उस सियासी दल को फायदा पहुंचाया है जिसके लिए वो आपको लाभ दे रहा है। तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार दिखता है। और हमारी अदालत में जजों के साथ कई मामले आपने इस तरह के देखे हैं, जो राज्यसभा में गए हैं, जो गवर्नर बने हैं, और दूसरी संस्थाओं के जैसे चुनाव आयोग की आप बात करो, सीबीआई ईडी की बात करो, इनके भी बड़े अधिकारी सियासी दलों में जाते रहे हैं और सियासत का फायदा उठाते रहे, चाहे वो टिकट पाने में हो, चाहे वो मंत्री बनने में हो, चाहे वो विधायक बनने में हो। तमाम ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। आप चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कांग्रेस के जमाने में भी गए थे वो कांग्रेस में, और मंत्री भी बने थे केंद्र में। अभी भी जो जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को ये सियासी दल ज्वाइन कर ले और ये सत्ता में आ जाए। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इनसे संस्था की जो एक गरिमा बनी हुई है, उस गरिमा में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। ये संस्था किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है। चेन्नई हाई कोर्ट के जो जज साहब कह रहे हैं कि जज भी कोई गाय नहीं है, कोई जज भी मानव है, वो भी इंसान है, और कई जज इस तरह के कृत्य करते हैं। उनका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि वो उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है और उन्होंने इस बात को माना है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी गड़बड़ी है। तो आज हम उनके पीछे पड़ जाएं इस बात के लिए कि वो क्या इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इस गलती को ठीक करने की कोशिश की जाए। और अगर इस तरह के लोग हैं जो दूषित कर रहे हैं न्यायपालिका को, उनके खिलाफ एक्शन हो, वो तो इस ओर इशारा कर रहे हैं मेरी नजर में। तो आप सरकार हो
चाहे दूसरे लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए। नहीं तो आप कितने जजों के बारे में जानते हैं, दिल्ली में कितने बड़े जज के घर पे आग लगी, नोट पकड़े गए, आज तक पता नहीं है वो किसके नोट थे, क्या हुआ और उन जज साहब को क्या सजा मिली। क्या उनको वापस जहां से आए थे वहीं भेज देना, उससे वो सजा हो गई? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? पता नहीं लगना चाहिए उनके घर में पैसा कैसे आया, क्या आया? और क्या कोई अन्य व्यक्ति अगर होता, कोई साधारण व्यक्ति होता, उसको आप छोड़ देते? तो ये सवाल तो खड़े होंगे जब इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आप किस तरीके से उनको सरकार देखती है, किस तरीके से उनको दूसरी संस्थाएं देखती हैं और किस तरह से आम जनता देखती है, ये इस पे विचार होने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।